नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक काफ़ी पेचीदा कानूनी और सामाजिक मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मुद्दा जुड़ा है रिश्तों की उलझनों से, शादी का वादा और फिर सहमति से बने यौन संबंध। सवाल ये उठता है कि कब शादी का वादा टूटना सिर्फ एक वादा खिलाफी है और कब ये कानून की नज़र में गंभीर अपराध बन जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है जिसने इस सवाल पर फिर से सबका ध्यान खींचा है। और साथ ही जो नया कानून है भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023, उसमें भी इस पर एक खास सेक्शन है। आज हम इन्हीं दोनों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के प्रदीप कुमार केसरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले के फैसले के कुछ मुख्य अंश हैं और साथ में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 69 का ब्यौरा भी है। तो हमारा मकसद है कि इन कानूनी दस्तावेजों की जो बारीकियां हैं उन्हें आसान भाषा में समझें कि भाई कानून ऐसे मामलों को देखता कैसे है और समाज के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला है, इसका निचोड़ क्या है? मतलब किस मुख्य बात पर जोर दिया गया है? जरूरी फर्क साफ किया है। उन्होंने कहा कि अगर शादी का वादा करते समय नियत सच्ची थी लेकिन बाद में किसी वजह से वो वादा पूरा नहीं हो पाया, तो उस वादे के आधार पर अगर सहमति से यौन संबंध बने थे तो उसे बलात्कार यानी रेप नहीं माना जाएगा। अच्छा, तो मतलब सिर्फ वादा तोड़ देना अपने आप में रेप नहीं है, ये कह रहे हैं? बिल्कुल। रेप का मामला तब बनता है उनके अनुसार जब वादा शुरू से ही झूठा था। मतलब धोखा देने के इरादे से ही किया गया था, नियत खराब थी। ये जानते हुए वादा किया कि शादी तो करनी ही नहीं है, बस संबंध बनाने के लिए कहा जा रहा है। ये तो बहुत ही महीन लेकिन अहम फर्क है। क्या अदालत ने फैसले में इस पर कुछ खास तौर से कहा? हाँ, बिल्कुल कहा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा और मैं उनके शब्द बताती हूँ। बलात्संग और सहमति से लैंगिक संबंध अलग-अलग है और विवाह करने के वचन के मामलों में ये देखा जाना चाहिए कि वचन वास्तविक था या प्रवंचना के दुर्भावनापूर्ण आशय से किया गया मिथ्या बहाना था। और इसी तर्क के आधार पर उन्होंने वो जो केसरवानी वाला मामला था उसमें अभियुक्त के खिलाफ रेप की कार्यवाही को रद्द कर दिया। कोर्ट को लगा कि जो अभियोजन पक्ष है वो ये साबित नहीं कर पाया कि वादा शुरू से ही झूठा था। तो ये प्रदीप कुमार केसरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला असल में था क्या? थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि बताएंगी? हाँ, ये मामला असल में 2014 में शुरू हुआ था। एक अनुसूचित जाति की छात्रा ने प्रदीप कुमार केसरवानी के खिलाफ एक प्राइवेट कंप्लेंट मतलब निजी शिकायत दर्ज कराई थी। और दिलचस्प बात यह है कि शिकायत में जिन घटनाओं का जिक्र था वो 2010 की थी। अच्छा। हाँ, यानी शिकायत दर्ज करने में करीब 4 साल की देरी हुई थी। 4 साल की देरी, ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। खैर, शिकायत में आरोप क्या लगाए गए थे? आरोप काफी गंभीर थे और कई सारे थे। मैं संक्षेप में बताती हूँ। पहला तो था कि बलपूर्वक यौन संबंध बनाए गए और नग्न तस्वीरें ऑनलाइन डालने की धमकी दी गई। ओह। दूसरा, केस घटना के बाद केसरवानी ने शादी का वादा किया और उसे पत्नी की तरह साथ रहने के लिए मना लिया। तीसरा आरोप था कि साथ रहने के दौरान लगातार यौन शोषण हुआ, जिसमें अप्राकृतिक यौन शोषण भी शामिल थे, जो उस समय IPC धारा 377 के तहत अपराध था। चौथा ये कि जब वो 2011 में गर्भवती हुई तो शादी से इनकार कर दिया गया और गर्भपात के लिए मजबूर किया गया। बाप रे। पांचवां, एक और घटना का जिक्र था जहां अभियुक्त के परिवार वालों और सहकर्मियों ने कथित तौर पर जाति के आधार पर अपमानित किया और कहा कि अंतरजातीय शादी तो हो ही नहीं सकती। अरे। और छठा आरोप था कि पुलिस के दखल के बाद वो पहले तो शादी के लिए मान गया लेकिन फिर मुकर गया। ये आरोप तो वाकई बहुत संगीन है। मतलब इसमें बलात्कार, धोखा, यौन शोषण, गर्भपात के लिए दबाव और फिर जातिगत भेदभाव भी सब कुछ शामिल है। और ये सब, जैसा आपने कहा, 4 साल बाद दर्ज कराया गया। हाँ, शिकायत जुलाई 2014 में दर्ज हुई। इसमें IPC की कई धाराएं थीं। 776 रेप के लिए, 377, 323 चोट पहुंचाने के लिए, 54 अपमान, 452 घर में घुसना, 120B आपराधिक षड्यंत्र और साथ में SC/ST एक्ट की धारा भी लगी थी। और जैसा आपने कहा, ये जो 4 साल की देरी थी जिसका कोई ठोस कारण नहीं बताया गया, वो केस में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों और इस देरी को किस तरह से देखा? अदालत का तर्क क्या था इस पर? यहीं पर मामला शायद दिलचस्प हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। अदालत ने इस केस को देखते हुए कुछ बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां की।
जो ऐसे मामलों को समझने के लिए ज़रूरी हैं। पहली बात, उन्होंने कहा कि अदालतों को सिर्फ शिकायतकर्ता के कहने पर नहीं जाना चाहिए, खासकर जब शिकायत देर से दर्ज हुई हो। छोटी छोटी बातों पर अगर लोगों को समन भेजेंगे तो उनकी इज्जत पर असर पड़ता है। इसलिए गहराई से जांच जरूरी है। सिर्फ बयान नहीं, हालात भी देखने होंगे। ये तो सही बात है। दूसरी बात, कोर्ट ने फिर से उस अंतर पर जोर दिया कि सहमति से बने यौन संबंध भले ही शादी के वादे पर टिके हों और बलात्कार, ये दो अलग चीजें हैं। मुख्य सवाल ये है, वादा करते समय नीयत क्या थी? क्या सच में शादी करनी थी या सिर्फ धोखा देना था? वही इंटेंट वाली बात। हाँ, वही इंटेंट वाली बात। तीसरी बात, सहमति यानी कंसेंट को समझना जरूरी है। क्या वो सोच समझकर अपनी मर्जी से दी गई थी या किसी धोखे या दबाव में? कोर्ट ने कहा कि सहमति सिर्फ हाँ कह देना नहीं है, ये एक विचार वाला काम है। चौथी, कि सिर्फ वादा टूट जाना और धोखे से झूठा वादा करना, इन दोनों में फर्क करना ही होगा। बलात्कार का आरोप तभी टिकेगा जब ये साबित हो जाए कि वादा करते समय ही नीयत खराब थी, इरादा ही धोखा देने का था। ठीक है। और पांचवी बात, ये साबित करने के लिए पुख्ता सबूत चाहिए कि अभियुक्त का शुरू से ही शादी का इरादा नहीं था। अदालत ने ये भी माना कि कभी-कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि सच्चा इरादा होने पर भी कोई शादी नहीं कर पाता, तो इसे हमेशा धोखा नहीं कह सकते। तो इस खास केसरवानी वाले मामले में कोर्ट को क्या गड़बड़ लगी फिर? उन्होंने कार्रवाई रद्द क्यों कर दी? हाँ, तो कोर्ट ने कई कारण बताए। एक तो शिकायत में घटनाओं की सही तारीखें, जगह, ऐसी ठोस जानकारी कम थी। आरोप थोड़े अस्पष्ट किस्म के थे। अच्छा। दूसरा, वो जो 4 साल की देरी थी, उसका कोई संतोषजनक कारण नहीं दिया गया था। इससे शिकायत की विश्वसनीयता पर सवाल उठ गया और आरोपों को साबित करने के लिए कोई अलग से स्वतंत्र सबूत भी नहीं थे। तीसरा, कोर्ट ने ये भी नोट किया कि सिर्फ अभियुक्त को ही नहीं बल्कि उसके माता-पिता को भी बिना किसी ठोस आधार के इस मामले में घसीट लिया गया था। चौथा, एक और बात जो कोर्ट ने नोट की वो थोड़ी अजीब थी कि शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लेने से ही इनकार कर दिया था। कोर्ट को लगा कि ये मामले की गंभीरता में कमी दिखाता है। ओहो। तो इन सब कारणों को देखते हुए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि इस मामले में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जारी रखना कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट को अपनी स्पेशल पावर, जो सीआरपीसी की धारा 482 में होती है, अन्याय रोकने के लिए उसका इस्तेमाल करके इससे पहले ही रद्द कर देना चाहिए था। तो एक तरह से कोर्ट ने एक सावधानी बरतने की चेतावनी भी दी है ना, कि ऐसी शिकायतों से सावधान रहें। हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि कभी-कभी लोग अपने किसी और मकसद से शिकायतें इस तरह से बनाते हैं कि वो कानूनी तौर पर बिल्कुल सही लगें। ऐसा लगे कि हाँ, अपराध के सारे तत्व मौजूद हैं। इसलिए अदालतों को बहुत सावधान रहना चाहिए और ऐसी शिकायतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए। अच्छा, ये तो हुई सुप्रीम कोर्ट के फैसले और केसरवानी मामले की बात। लेकिन आपने शुरू में भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 69 का भी जिक्र किया था। ये क्या है और इस पूरे मामले से कैसे जुड़ती है? हाँ, भारतीय न्याय संहिता 2023 जो अब IPC की जगह ले चुका है, उसमें ये धारा 69 खास तौर पर ऐसे ही मामलों के लिए है। ये धारा कहती है कि अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ धोखेबाज तरीकों से या शादी का ऐसा झूठा वादा करके यौन संबंध बनाता है जिसे पूरा करने का उसका शुरू से ही कोई इरादा नहीं था, तो ये एक अलग अपराध माना जाएगा। तो ये बलात्कार के अपराध से अलग रखा गया है? हाँ, मतलब एक नया अपराध बनाया गया है। हाँ, इसे बलात्कार से अलग एक स्पेसिफिक अपराध बनाया गया है। ये उन स्थितियों के लिए है जहां शायद जबरदस्ती नहीं हुई और तकनीकी रूप से वो रेप की परिभाषा में नहीं आ रहा, लेकिन सहमति साफ तौर पर धोखे से या झूठे वादे से ली गई थी। ये धारा असल में वो जो एक ग्रे एरिया होता है ना, सहमति से संबंध और बलात्कार के बीच का, उसे एड्रेस करती है, जहां शोषण तो हुआ है पर वो पारंपरिक रेप की परिभाषा में शायद ना आए। और इस धारा 69 के तहत सजा क्या रखी गई है? इसमें 10 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। पर यहाँ फिर से वही बात सबसे जरूरी है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही, इस धारा के तहत भी अपराध साबित करने के लिए ये दिखाना ही होगा कि अभियुक्त का इरादा शुरू से ही खराब था, मतलब वादा करते समय ही उसकी नीयत धोखा देने की थी।
अगर बाद में इरादा बदला या हालात ऐसे हो गए कि शादी नहीं हो पाई तो वो इस धारा 69 के तहत अपराध नहीं होगा। तो इस धारा 69 के तहत अगर किसी को दोषी ठहराना है तो प्रोसिक्यूशन को मतलब अभियोजन पक्ष को क्या-क्या साबित करना होगा? इसके मुख्य तत्व क्या हैं? हाँ, इसके मुख्य तौर पर 5 पॉइंट्स हैं जो साबित करने होंगे। पहला कि अभियुक्त और शिकायतकर्ता के बीच यौन संबंध हुए हों। ये तो बेसिक है। ठीक है। दूसरा कि ये संबंध धोखेबाज तरीकों से या शादी के झूठे वादे के आधार पर बने हों। ठीक है। तीसरा, और ये सबसे अहम है, कि अभियुक्त का शुरू से ही वो वादा निभाने का कोई इरादा नहीं था, नीयत खराब थी। हाँ। चौथा, ये कि जो हुआ वो बलात्कार के अपराध की श्रेणी में ना आता हो। अगर वो रेप है तो बीएनएस की रेप वाली धाराएं लगेंगी, ये नहीं। अच्छा, ये फर्क है। हाँ। और पांचवा कि महिला की सहमति खास तौर पर इसी धोखे या झूठे वादे की वजह से मिली हो। मतलब अगर ये धोखा न होता तो वो यौन संबंध के लिए राजी नहीं होती। एक सीधा कारण कार्य संबंध दिखाना होगा। आपने कहा धोखेबाज तरीके या डिसीटफुल मीन्स, इसका क्या मतलब है? क्या कानून इससे थोड़ा और खोलता है? हाँ, कानून में बताया गया है कि धोखेबाज तरीकों में क्या-क्या आ सकता है। जैसे अपनी असली पहचान छुपाना। मान लीजिए कोई अपना धर्म छुपाता है या ये छुपाता है कि वो पहले से शादीशुदा है, या फिर नौकरी दिलाने, प्रमोशन दिलाने या शादी करने का झूठा वादा करके फुसलाना। ये सब धोखेबाज तरीकों में गिना जाएगा। तो केस साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को ये दिखाना होगा कि रिश्ता शुरू होते ही अभियुक्त के मन में खोट था। ये सिर्फ रिश्ता बिगड़ने के बाद का आरोप नहीं होना चाहिए। ये दिखाना होगा कि जानबूझकर शादी का झांसा दिया गया था यौन संबंध बनाने के लिए। तो कुल मिलाकर देखें तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला और बीएनएस की ये नई धारा 69 दोनों मिलकर शादी के वादे से जुड़े जो सहमति वाले यौन संबंधों के मामले हैं, उनमें एक बहुत जरूरी कानूनी लकीर खींचते हैं। ये लकीर है सिर्फ वादा तोड़ने और शुरू से धोखा देने के इरादे से झूठा वादा करने के बीच, है ना? बिल्कुल सही। ये कानून इस बात को समझता है कि सहमति, कंसेंट एक जटिल चीज है, खासकर जब रिश्ते में वादे शामिल हों। ये साफ करता है कि धोखे से ली गई सहमति, भले ही ऊपर से लगे कि सहमति थी, वो असल में वैलिड कंसेंट नहीं है। और अब बीएनएस की धारा 69 के तहत ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है। ये उन लोगों को कानूनी सुरक्षा देने की कोशिश है जिनका शोषण शादी के झूठे वादे की आड़ में होता है। तो इसका मतलब क्या निकलता है समाज के लिए? ये कानूनी बारीकी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे आपसी रिश्तों में वादों का क्या वजन है, सहमति का असली मतलब क्या है, खासकर जब भविष्य के इतने बड़े वादे किए गए हों। ये व्यक्तियों की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारियों पर भी रोशनी डालता है, खासकर तब जब रिश्ते टूटते हैं और फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। हाँ, और ये अदालतों के लिए भी एक चुनौती है कि वो कैसे तथ्यों और सबूतों के आधार पर सच्चे धोखे और सिर्फ टूटे हुए वादे के बीच का वो जो महीन फर्क है उसे पहचाने। क्योंकि एक तरफ ये देखना है कि किसी निर्दोष को सजा ना मिले, तो दूसरी तरफ ये भी जरूरी है कि धोखे का शिकार हुए व्यक्ति को न्याय मिले। ये निश्चित रूप से एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। आज के इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बातचीत यकीनन हमारे श्रोताओं को इस महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक मुद्दे की अलग अलग परतों को समझने में मदद करेगी। और एक अंतिम विचार जो श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं, शायद ये कानून हमें रिश्तों में ईमानदारी और खुलकर बात करने के महत्व की याद दिलाता है। क्या हमें सहमति की अपनी समझ को सिर्फ नो का मतलब नो से आगे ले जाने की जरूरत है, और ये भी सोचने की कि हाँ का मतलब क्या है, और वो हाँ किन शर्तों, किन वादों पर आधारित है, इस पर विचार करना जरूरी है।